आज बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ राइस। हमने राइस के बारे में पढ़ लिया था, किस तरीके से इसका क्रॉप प्रोडक्शन होता है। हम लोगों ने हार्वेस्टिंग इंडाइसिस भी देख लिए थे। जो चीज़ रह गई थी वो हर एक क्रॉप का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट रह गया था कि आपने क्रॉप को ग्रो तो कर लिया, लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद में कैसे उसकी प्रोसेसिंग होगी, कैसे स्टोर करना है और कैसे उसको मैनेज करना है। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं राइस से। तो हार्वेस्टिंग सबसे पहले आप करोगे पैडी की। कब करते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है हार्वेस्टिंग का, जिसे हम रीपिंग भी बोलते हैं। जब पेनिकल पर मौजूद ग्रेन, पेनिकल क्या है? पैडी का इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल कहलाता है। पेनिकल पर ग्रेन जो है 80 से 85% स्ट्रॉ कलर के हो चुके हों, यानी कि गोल्डन येलो कलर के हो चुके हों, और 20 से 25% मॉइस्चर हो, तब हार्वेस्टिंग करी जाती है पैडी की। अगर आपने इससे पहले हार्वेस्टिंग कर ली, यानी कि बहुत ही अर्ली हार्वेस्टिंग कर ली, तो ग्रेन तो ढंग से मैच्योर हुआ नहीं है, चौकी इमेच्योर ग्रेन होगा, और फिर आगे चल के फिर वो मिलिंग के टाइम पर इजीली शैटर हो जाएगा, टूट जाएगा। और अगर आपने बहुत लेट हार्वेस्टिंग करी तो उससे होगा ये कि वो आसपास की जो एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, जो पैडी है वो मॉइस्चर ले लेगा। तो ये है, या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा सूख जाएगा अगर आपने बहुत लेट हार्वेस्टिंग करी। या तो वो मॉइस्चर ले लेगा एटमॉस्फेयर से, फिर उसमें इन्फेक्शन आ जाएगा, फंगल डिसीज़ वगैरह लग सकती हैं। और नहीं तो जो है वो और भी हो सकता है, जो ऑप्टिमम मॉइस्चर उससे ज़्यादा अल्टीमेटली मॉइस्चर चला जाए, इनकी हो सकता है वो और ज़्यादा ही सूख जाए। तो इसलिए जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर पर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो कि होता है 20 से 25%। और इसके अलावा जब 80 से 85% ग्रेन पेनिकल पर स्ट्रॉ कलर के, यानी कि गोल्डन येलो कलर के हो चुके हों। ठीक है, एक बार हमने पैडी की हार्वेस्टिंग कर ली, बेस से हमने अल्टीमेटली हार्वेस्ट कर लिया पूरा का पूरा प्लांट जो है। उसके बाद क्या करेंगे? अब इसका गट्ठर बना के आपने जैसे खेत पे रख लिया, तो 24 घंटे के बाद आपको इसकी थ्रेशिंग करनी है। थ्रेशिंग का मतलब क्या है? थ्रेशिंग का मतलब है कि जो पैडी ग्रेन है उसे हम स्ट्रॉ से अलग करेंगे। जो स्ट्रॉ है उसको अलग करा जाएगा और पैडी को अलग किया जाएगा। इसके लिए हम मैकेनिकल पावर थ्रेशर या फिर कॉम्बाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। देखो, हार्वेस्टिंग के लिए आप चाहते तो कॉम्बाइन हार्वेस्टर भी इस्तेमाल कर सकते थे। कॉम्बाइन हार्वेस्टर को कॉम्बाइन हार्वेस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हार्वेस्टिंग तो करता ही करता है, साथ में थ्रेशिंग वाला काम भी कर देता है। तो दोनों काम आपके एक ही बार में हो जाते हैं, जो यहाँ पे फ़ोटो भी बनी है। नहीं तो थ्रेशिंग के लिए आप जो है यहाँ पे पावर थ्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये रहा। तो थ्रेशिंग करनी है 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर थ्रेशिंग नहीं करी और जो आपने गट्ठर बनाया था वो ऐसे ही पड़ा हुआ है पैडी का, तो होगा क्या कि उसमें हीट डेवलप होने लगेगी और फिर फंगल ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि फंगल इन्फेक्शन उसमें आने लगेगा। इसलिए टाइम से थ्रेशिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आपको इस पैडी में से जितना भी जो स्ट्रॉ है उसके टुकड़े वगैरह जो रह गए हैं, यानी कि जो हल्का फुल्का शेफ है, स्ट्रॉ के टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर हैं, या अनफिल्ड ग्रेन्स है, टूटे हुए ग्रेन्स हैं, वो सब अल्टीमेटली हटाना है। यानी कि सारा का सारा इसमें धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सब हटाने हैं। उसके लिए विनोइंग करी जाएगी और थ्रेशिंग के तुरंत बाद हम विनोइंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बंदा कर रहा है, इसमें कर क्या रहे हैं ये कि इन्होंने जो मटेरियल है वो इसमें ले लिया, ये जो इनका पलटा टाइप का सा है, इसमें भर लिया पूरा का पूरा पैडी को, और ऊपर से धीरे धीरे गिराते हैं। अब जो धूल मिट्टी है वो अल्टीमेटली अलग उड़ जाती है, ग्रेन आपके अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से सेपरेट कर लेते हैं ये विनोइंग के जरिए। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हम इस पैडी को सुखाएंगे। साफ़ तो पूरे तरीके से हमने कर लिया, उसके बाद में ड्राइंग होगी। ड्राइंग में क्या होगा? देखो, अभी तक इसमें जो मॉइस्चर परसेंटेज है 20 से 25% मॉइस्चर है। अब हम इसको सुखाएंगे और सुखा करके 12 से 14% मॉइस्चर परसेंटेज पर ले आएंगे। सुखाने के लिए आप चाहो तो इसे धूप में भी सुखा सकते हो, या चाहो तो मैकेनिकल ड्राइंग भी कर सकते हो। धूप में कैसे? देखो, नॉर्मली आपके पास में कोई साफ़ सुथरा सा एरिया होगा या छत होगी, तो अल्टीमेटली आप करो क्या, वहाँ पे इसको बिछा दो नीचे ज़मीन पर, या त्रिपाल वगैरह बिछाओ और उसके ऊपर अल्टीमेटली पैडी को पूरा का पूरा बिछा दो। बस ये आपको हर आधे घंटे में जो है इसको चलाते रहना है। यानी कि ऐसा ना, क्योंकि अगर आप ढंग से इसे चलाओगे नहीं, या हाथ वगैरह से करके, या किसी इस तरीके से जैसे यहाँ पे लेडी कर रही हैं, किसी टूल वगैरह से करके नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे चलाते रहना है हर आधे घंटे में।
इससे ये होगा यूनिफॉर्म ड्राइंग आपको देखने को मिलेगी। ये नहीं होगा कि ऊपर ऊपर का तो ज़्यादा सूख गया और नीचे का अभी जो है हाई मॉइस्चर परसेंटेज पर ही है। और जो थिकनेस आपको यहाँ पे लेयर की रखनी है, फैलाना है, वो 3 से 5 सेंटीमीटर की थिकनेस आपको यहाँ पे रखनी है। मैकेनिकल ड्रायर में जो है फैंस वगैरह लगे रहते हैं और इसमें एयर का टेम्परेचर रखा जाता है लगभग 43 डिग्री सेल्सियस। 43 डिग्री सेल्सियस पर जो एयर हीटेड है उसको अल्टीमेटली जो फोर्स्ड हॉट एयर है उसको यहाँ पे जो पैडी है उस पर फोर्स किया जाता है और फिर उसकी ड्राइंग होती है। तो ये मैकेनिकल ड्रायर होते हैं जिनमें पंखे वगैरह लगे रहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर पे भी ये आ गया, यानी कि 12 से 14% मॉइस्चर पर आ बच चुका है पैडी। अब हम क्या करेंगे, इनको फैक्ट्रियों में भेजने के लिए स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए क्लीन फूड ग्रेड गनी बैग यानी जो जूट के बोरे होते हैं, या फिर जो HDPE बैग आते हैं, प्लास्टिक वाले कट्टे जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें स्टोर कर लिया जाएगा। और लकड़ी के जो पटले होते हैं पैलेट, उनके ऊपर इस तरीके से जो है ढेर लगा देते हैं। दीवार के सहारे आपको नहीं रखना है, कभी कीड़े मकोड़े इसके अंदर आए। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे सील्ड बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो या कोकून का, जिससे ऑक्सीजन नहीं आएगी तो अल्टीमेटली जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं लगते और ना ही किसी केमिकल फ्यूमिगेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोर करके सीधे सीधे फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है आगे की प्रोसेसिंग के लिए। अब होता क्या है, जैसे कि मान लो अगर आपको मुरमुरे पोहा वगैरह बनाना है तो इसकी पार बॉइलिंग करी जाती है। पार बॉइलिंग में जैसे कि अगर मैं पोहे का एग्जांपल दूँ तो पोहा पार बॉइलिंग से बनता है। क्या करेंगे, जो पैडी के सीड्स हैं सबसे पहले उन्हें 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया। उसके बाद में स्टीम करते हैं उसे 10 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद में जब ये थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा तब इसे एकदम चपटा कर देते हैं रोलर वगैरह से। उसके बाद में इसे सुखाते हैं। सुखाने के बाद में ऊपर का जो हस्क है उसको हटा देंगे और आपका पोहा तैयार हो जाएगा। पार बॉइलिंग से ये मुरमुरे भी बनते हैं। जो खील है वो पार बॉइलिंग से नहीं बनती है, इसमें तो जो पैडी के सीड्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली रेती या आलू में भुना जाता है और फिर आपको ये जो खील है वो तैयार हो जाती है। नॉर्मली पार बॉइलिंग में जैसा मैंने बताया 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी गर्म है 3 से 4 घंटे के लिए भिगोना है, जब तक मॉइस्चर परसेंटेज 30% पर नहीं आ जाता। फिर उसे स्टीम करना है 10 से 20 मिनट के लिए और दोबारा से सुखा देना है, वापस से 14% मॉइस्चर पे ले आए, 12 से 14% मॉइस्चर पे। अब इसको आगे भेजेंगे। अब होगा क्या, जैसे कि ये तो आपका पार बॉइलिंग हो गया। अब जो पैडी हमने पहले स्टोर करके फैक्ट्रियों में भेजा है वो फैक्ट्रियों में आ गया। फिर उसकी डीहस्किंग होती है सबसे पहले, यानी कि ऊपर का जो हस्क है वो हटा दिया जाता है, जिसे हम डीहलिंग भी बोलते हैं। ऊपर का हस्क हटाने के बाद में हमें ब्राउन राइस मिलता है। अब ये जो ब्राउन राइस है इसकी पॉलिशिंग होती है। जो एल्यूरोन लेयर है या ब्रेन की जो लेयर है उसे हटा देते हैं, जिससे वाइट कलर का हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिशिंग। जो वाइट स्टार्ची एंडोस्पर्म है उसको एक्सपोज कर दिया जाता है ब्रेन लेयर हटा करके, जिसे हम पॉलिशिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको वाइट राइस मिल जाता है जो मार्केट में देखने को मिलता है। ध्यान रखना, डीहस्किंग और पॉलिशिंग को एक साथ हम मिलिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद में इसकी ग्रेडिंग और सॉर्टिंग होती है। अलग अलग ग्रेड होते हैं इसके, ग्रेडिंग करी जाती है। ग्रेडिंग के बाद में इसकी सॉर्टिंग होती है प्रॉपर्ली। जैसे कि अलग अलग स्क्रीन्स वगैरह लगी रहती हैं जो ब्रोकन राइस को अलग सेपरेट करेंगी, है ना। कलर के बिहाफ पे सेपरेट कर लिया जाता है। इसमें अलग अलग तरीके की मशीनें होती हैं, हाई स्पीड कैमरे वगैरह लगे रहते हैं। एक एक दाने को वो चेक करते रहते हैं और कोई भी दाना अगर थोड़ा भी गड़बड़ लगेगा या कलर में थोड़ा अलग लग रहा है, डिसकलर्ड लग रहा है, तो उसको एयर इजेक्ट करके, मतलब एयर जेट के ज़रिए उसको वहीं के वहीं हटा देते हैं। उसके बाद में तोल करके 5 से लेकर के 50 किलो तक की पैकिंग बनाई जाती है। लेमिनेटेड वुवन पॉलीप्रोपाइलीन या फिर BOPP बायो एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन जो बैग्स होते हैं या जो जूट के गनी बैग्स होते हैं उनमें पैकिंग कर ली जाती है 5 किलो से लेकर के 50 किलो तक की। और जो हाई क्वालिटी का राइस होता है हमारा, जैसे बासमती चावल वगैरह है जो बाहर गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, उसकी वैक्यूम पैकेजिंग भी करी जाती है नाइट्रोजन वगैरह फ्लश करके, ताकि कोई ऑक्सीजन वगैरह ना रहे। ये है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया भी है। जैसे ये हार्वेस्टिंग के लिए पैडी तैयार है, आपने हार्वेस्टिंग करी जिसमें कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह भी यूज़ कर सकते थे। उसके बाद में आपको थ्रेशिंग करनी है। थ्रेशिंग आपने कर ली तो स्टॉक सेपरेट कर लिया और जो पैडी है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है
पैडी अलग और स्ट्रॉ अलग। ये जो स्ट्रॉ हमारा है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्ट्रॉ है ये आपका मशरूम कल्टीवेशन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये अलग से बिक सकता है। इसके अलावा मल्चिंग में भी काम में आता है। फिर क्या होता है, फिर विनोइंग करी जाती है। पैडी में जो भी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर है वो सब हट जाएंगे। उसके बाद में उसे सुखाया जाता है, जिसके लिए सन ड्राइंग या फिर मैकेनिकल ड्राइंग करी जाएगी। फिर उसके बाद में जो पैडी है उसे स्टोर कर लिया जाएगा इस तरीके के गनी बैग्स में या फिर HDP जो बैग्स आते हैं उसमें, और इस तरीके से लकड़ी के पटलों के ऊपर इस तरीके से ढेर लगा लिया जाता है, एक के ऊपर एक करके। याद रखना दीवार के सहारे ज़मीन पर डायरेक्ट नहीं रखना। उसके बाद में क्या होगा, इसके अलावा स्टोरेज के लिए यहाँ पे कुछ हर्मेटिक स्टोरेज बैग भी आते हैं जो देखे थे हमने, मतलब जिसमें ये तो वो बोरे हैं, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं HDP बैग या फिर गनी बैग, जिससे ऑक्सीजन हवा आर पार हो सकती है। लेकिन ये जो हर्मेटिक स्टोरेज बैग है ये बिल्कुल एयर टाइट होते हैं, इनसे हवा आर पार नहीं हो सकती। इसके अलावा हर्मेटिक कुकून भी आते हैं, तो इसमें पैडी को स्टोर कर लिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, अगर पायर बॉयलिंग करनी थी तो पायर बॉयलिंग से पोहा बना लिया, मुरमुरे बना लिए, या फिर डायरेक्ट पैडी की रोस्टिंग करवा करके बालू में खील बना ली। ये पार बॉयलिंग यूनिट होती है। फिर क्या हुआ, फिर भेजा जाता है इसको मिलिंग के लिए, जिसमें सबसे पहले डीहस्किंग होती है। राइस का हस्क अलग हो गया और डीहस्किंग के बाद हमें ब्राउन राइस मिल गया। ब्राउन राइस भी मार्केट में बिकता है। ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस माना जाता है क्योंकि इसमें ब्रेन की लेयर इंटैक्ट है। और ये जो राइस हस्क है इसका इस्तेमाल एक सॉइललेस मीडिया के तौर पर कर लिया जाता है। जो ये पॉलिशिंग के दौरान जो ब्रेन की लेयर हमने रिमूव कर दी, उस राइस ब्रेन का इस्तेमाल करके राइस ब्रेन ऑयल भी तैयार किया जाता है। और ब्रेन लेयर रिमूव करने के बाद में यानी कि पॉलिशिंग के बाद में इस तरीके से हमें वाइट राइस मिलता है। फिर इसकी पैकेजिंग करी जाती है। 5 किलो से लेकर के 50 किलो तक के पैकिंग जो है वो तैयार होती है इस तरीके से, जैसे कि ये लेमिनेटेड वोवेन पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स हैं। इस पर कोई लेबलिंग नहीं है, इस पर लेबलिंग है। या फिर ये बायो एक्सिल ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलिन बैग आते हैं इस तरीके के, मार्केट में देखे होंगे। या फिर वैक्यूम पैकेजिंग कर ली जाती है इस तरीके से और फिर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। ये देखो, ये देखिए भी होंगे इस तरीके के बैगों में आते हैं। तो ये है, ये पूरा टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो गया।